हम बात कर रहे थे मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। कौन कौन सा? इंटरनल और ठीक है। फ्लो चार्ट बनाए थे कल तुम लोग? फ्लो चार्ट ये वाला बनाए थे तुम लोग? इंटरनल इन्वायरमेंट लिखा था ना? एक्सटर्नल का दो पार्ट होगा। इंटरनल में हमने यहाँ पे कंपनी की बात करी थी कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है, आपका एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज है, प्रोडक्शन है, ठीक है। हाँ, ब्रांड इमेज और इक्विटी, ब्रांड इक्विटी है। तो ये कंपनी की बात हमने की थी। इसके बाद इसका दो पार्ट निकल के आता है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो को कल कवर करेंगे, आज माइक्रो वाला पार्ट कवर कर लेंगे। केवल कंपनी हमने डिस्कस किया था ना, वो भी कंपनी हमारा केवल इंटरनल वाले पार्ट में होता। माइक्रो वाले पार्ट में आ जाओ, सप्लायर्स। ठीक है, पहला है आपका सप्लायर्स मार्केट। हाँ हाँ, मैं बना देता हूँ, ठीक है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, थर्ड कस्टमर, कंपटीटर्स, और लास्ट पब्लिक। चलो तो सप्लायर से स्टार्ट करते हैं। तो सप्लायर कौन है? जो आपके गुड्स को सप्लाई करता है फर्म के लिए। तो अब यहाँ पे हम बात करें, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपका जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स या फिर फोर्सेज जिसके वजह से आपके मार्केटिंग डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है कि आप मार्केटिंग की एक्टिविटी में जिस तरीके से भी इन्वॉल्व हैं, उसके ओवरऑल जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है उसमें कैसे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हमने कहा कि जो आपका इन्वायरमेंट है एक कंपनी के लिए, इन द सेंस ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग इन्वायरमेंट, कई सारे आपके एलिमेंट्स आते हैं। यानी अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो तो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपके कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, कंपटीटर हैं, पब्लिक हैं। इसके अलावा खुद आपकी जो कंपनी है, कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका माइक्रो वाले पार्ट के अलावा मैक्रो इन्वायरमेंट में भी आपका लीगल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, या फिर सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो वो सारी चीजें ओवरऑल द जो आपके मार्केटिंग के फंक्शंस है उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो अब आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि इनका जो इम्पैक्ट है कैसे हम मैनेज करें। इसके वजह से अगर कोई रिस्क आता है या फिर कोई थ्रेट आता है तो उसको हम मिनिमाइज करें, और इनके चेंज होने की वजह से अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी को भी हम क्या करें, उसको बेनिफिट लेने के लिए यूज करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि माइक्रो इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट है। वो इन्वायरमेंट है जो कंपनी से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, ठीक है। जब आप माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये इमीडिएट या फिर स्पेसिफिक
फैक्टर्स हैं जो फर्म की फंक्शनिंग को या फिर ऑपरेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। यानी कहीं ना कहीं इनकी फर्म या बिजनेस से कनेक्टिविटी है। जैसे सप्लायर से आप सामान मंगाते हो, मार्केटिंग इंटरमीडियरी जो आपका प्रोडक्शन होगा वो कंज्यूमर तक आपका गुड्स जाएगा, तो उसके बीच में आपके होलसेलर या फिर रिटेलर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनके वजह से भी आपका फर्म की जो गुड्स की सेलिंग है उस पर इम्पैक्ट आएगा। जो कस्टमर्स हैं डायरेक्टली आपका गुड्स क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी आपके एसोसिएटेड हैं। कंपटीटर्स हैं, यानी कंपटीटर्स जो आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में अपनी गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं, उनके वजह से भी इम्पैक्ट आएगा। और जो ओवरऑल पब्लिक है, ठीक है, तो पब्लिक में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, पब्लिक मतलब ऐसा ही नहीं कि केवल हम आम जनता की बात कर रहे हैं, इसमें और भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे बात समझ में आई कि हम बात कर रहे हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ओवरऑल जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेहतर तरीके से कस्टमर तक पहुंचाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें और उनकी नीड को सेटिस्फाई करें, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो सारी चीजें हम जो मार्केटिंग मिक्स के एक डिफरेंट एलिमेंट के रूप में देख रहे हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि इन सब पे बेहतर तरीके से फोकस करके हम सबको बेहतर तरीके से यूज करें, हमारी जो सर्विस हो या फिर हमारा जो प्रोडक्ट हो बेहतर तरीके से हो, ताकि कस्टमर की जो नीड है वो बेहतर तरीके से सेटिस्फाई हो। तो अब यहाँ पे कंपनी की बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि एक इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरीके से आपका मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। माइक्रो में अब पहले पार्ट पे आ जाओ, सप्लायर। तो सप्लायर कैसे इम्पैक्ट करता है आपके मार्केटिंग डिसीजन को। तो देखो, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, जितना बेहतर क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा उतनी ही आप अच्छी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे, और गुड्स की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसके वजह से जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा वो बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सप्लायर किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर रहा है, एक तो क्वालिटी के टर्म्स में, दूसरा सप्लायर से आप बेहतर प्राइस के लिए भी निगोशिएट कर सकते हो। तो अगर आपके फेवर में है, कई बार ये होता है कि सप्लायर से आप बेहतर तरीके से निगोशिएट नहीं कर पाते हो प्राइस को लेके, तो अगर चीजें आप महंगी खरीद के ले आ रहे हो तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बेटर डील निगोशिएट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो सप्लायर है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है कि प्राइस पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज को मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इवेलुएट करके, एनालाइज करके, कि हम ओवरऑल अपने एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करें, बेहतर करें। तो क्वालिटी हो या फिर अवेलेबिलिटी हो या फिर प्राइसिंग हो, हर चीज को आपका जो सप्लायर है वो अफेक्ट करता है। तो सप्लायर फर्म के मार्केटिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करता है कि किस तरीके से यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जाए। दूसरा, फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है। जैसे हमने बताया कि अगर रॉ मटेरियल या इनपुट्स आप परचेज करते हो तो किस प्राइस पे आप उसको परचेज करते हो ये मैटर करता है। अगर हाई होगा तो फिर उसके वजह से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, और लो होगा तो फिर आप प्रोडक्शन कॉस्ट लो करके और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्राइसिंग डिसीजन पे इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आप डिफ्रेंसिएशन करने में भी सप्लायर का हेल्प ले सकते हैं। सप्लायर से आप बात कर सकते हैं कि हमें किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप बढ़िया क्वालिटी का अगर रॉ मटेरियल के लिए आप सेलर को इन्फ्लुएंस करते हो या फिर उससे बात करते हो, तो वहां पे अगर क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरीके से जो आपका सप्लायर है वो ओवरऑल आपके मार्केटिंग एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी इससे कनेक्टेड है या फिर आपकी निर्भरता है सप्लायर्स पे। आप अपने से सारी चीजें नहीं कर सकते हो, जो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो सप्लायर से तो सामान लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट डालता है आपके मार्केटिंग एक्टिविटी को। इसके बाद दूसरे पार्ट में आ जाओ, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज क्या होता है।
तो हम इसको मध्यस्थ बोलते हैं, मध्यस्थता। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स, तो डायरेक्टली कंज्यूमर तक भी मैन्युफैक्चरर ही पहुंचा सकता है, या फिर उसके बीच में होलसेलर को इन्वॉल्व कर सकता है, रिटेलर को इन्वॉल्व कर सकता है, और फिर वो गुड्स क्या होगा, कस्टमर तक अल्टीमेटली पहुंचेगा। तो बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर या फिर सेलर है, तो ये अपने गुड्स को अगर कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहा है, तो उस केस में क्या होगा, या तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर को पहुंचा रहा है, बीच में कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी इंटरमीडिएट का नहीं है, या फिर अगर हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर बीच में एक रिटेलर को ले आए और रिटेलर फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाए। तीसरा क्या तरीका हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे, होलसेलर फिर रिटेलर को दे, और फिर रिटेलर से अल्टीमेटली वो कंज्यूमर तक जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो उस केस में जो कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचेगा उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, और इंटरमीडिएट जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उसके वजह से कॉस्ट आपका क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो क्या मार्केटिंग इंटरमीडिएट ने मार्केट इन्वायरमेंट, यानी आपका जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या उसको इम्पैक्ट किया, क्या इसके वजह से जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उस पर इम्पैक्ट आया? ठीक है, तो इस तरीके से मार्केटिंग इंटरमीडिएट की वजह से आपका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो आपके मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में पड़ता है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग इंटरमीडिएट की हमने बात कर दी, तो प्राइसिंग पे हो गया। और देखो मार्केटिंग इंटरमीडिएट कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ये मार्केटिंग इंटरमीडिएट, जब आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो फिर आपको कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा। कई बार ये होता है कि जब मार्केटिंग इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व करते हो, तो वो डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड है ना। जब आप रिटेलर की बात करोगे, रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड है, आपसे कंज्यूमर कनेक्टेड नहीं है। तो उस मार्केटिंग इंटरमीडिएट का आप हेल्प ले सकते हैं कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका फीडबैक क्या है, उनका रिस्पॉन्स क्या है, और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को या तो इम्प्रूव करोगे या फिर उसमें कुछ और बेनिफिट्स ऐड करोगे, यानी मॉडिफिकेशन करना हो या फिर इंप्रूवमेंट करना हो, या फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट से रिमूव कर देना, ये भी पॉसिबिलिटी है। कस्टमर से जब फीडबैक मिलेगा तो रिटेलर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को बताएगा, तो अल्टीमेटली कंपनी या फर्म तक वो बात पहुंचेगी। तो अब वो डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है, कि प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो इसमें और क्या चीजें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग इंटरमीडिएट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बता दिया कि किस तरीके से इंटरमीडिएट की वजह से अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो प्राइस बढ़ता है, नहीं होगा तो फिर प्राइस आपका बेहतर होगा, तो आप ज्यादा सेल कर पाएंगे। इसके अलावा नेटवर्किंग जितनी ज्यादा होगी उससे भी आप सेलिंग ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्म को डिसीजन लेना होता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या फिर बोथ। ठीक है, हम डायरेक्ट भी सेल करें, और जहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है वहाँ पे इंटरमीडिएट को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं हम इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट करेंगे ही या फिर हम डायरेक्ट सेलिंग ही करेंगे। तो फर्म अपना डिसीजन लेती है। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट चाहे रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर डीलर हो, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो फीडबैक के लिए हो और या फिर बाकी अगर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अपने कॉस्ट ऐड होते जाते हैं, चाहे वो स्टोरेज का कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो, या फिर इंटरमीडिएट अगर उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाह रहे हैं तो प्रमोशन की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। आगे बात समझे। तो ये पूरी कहानी थी आपके इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो सप्लायर और इंटरमीडिएट हो गया। आगे चलते हैं कस्टमर। ठीक है, कस्टमर कौन है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, कस्टमर। हाँ, तो कस्टमर कौन होता है? अरे कस्टमर ही है भाई, कंजम्पशन वही करेगा। ठीक है, चलो, तो कस्टमर की अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर आपके गुड्स को परचेज कर रहा है अपने रिक्वायरमेंट को या नीड को फुलफिल करने के लिए। कस्टमर इज किंग। ठीक है, कस्टमर इज किंग, राजा है कि नहीं है? तो प्रजा कौन है?
मैन्युफैक्चरर। तो प्रजा का काम क्या है? राजा को खुश रखना, नहीं तो राजा गुस्सा हो जाएगा, फिर सजा दे देगा, कोड़े बरसाएगा, हाँ कि कैसा हमको गुड्स दे दिया। ठीक है, तो कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इनके टेस्ट और प्रेफरेंस को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। टेस्ट और प्रेफरेंस को ध्यान में रखना है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो बाकी ये सारी चीजें फेल हैं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई मतलब नहीं। तो टेस्ट और प्रेफरेंस, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो चॉइस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो उनके डायनेमिक बिहेवियर की वजह से आपको भी अपने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है? मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करते रहना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे पहले के टाइम पे जब टैक्सी बुक करनी होती थी तो आप मार्केट में जाते थे, ठीक है, और मार्केट में गए और फिर वेट करते थे और टैक्सी को आपने हायर किया। आज के टाइम पे घर बैठे, चाहे ओला हो या फिर उबर हो, आराम से आपके डोर स्टेप पे चले आते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो पहले अगर रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अब आज के टाइम पे जोमेटो स्विगी के आने की वजह से अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, आपको अगर वहां का खाना खाना है तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे वहां के सारे आइटम मंगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया? कस्टमर की नीड को पूरा किया। ठीक है, हर तरह से हमने चैनल्स अवेलेबल कराए। अगर किसी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो तो कस्टमर को कन्वीनियंट प्रोवाइड करना है कि जिस मोड से वो उस गुड्स को लेना चाहता है वो सारे मोड्स उसके पास अवेलेबल हो। जिस मोड से वो पेमेंट करना चाह रहा है वो सारे पेमेंट के मोड भी उसको मिलने चाहिए, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर यूपीआई हो। तो हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली कस्टमर के जो कन्वीनियंस है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें कंसीडर कर सकते हो कि किस तरीके से आपका जो कस्टमर है वो आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो उनके टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी चीजों को मार्केट में अवेलेबल कराओगे। कस्टमर के जो फीडबैक हैं उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटी आपकी परफॉर्म होगी और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अगला आ जाते हैं कस्टमर के बाद, वो है आपका कंपटीटर। ठीक है, कंपटीटर, तो यहाँ पे जो कंपटीटर्स हैं या फिर हम कंपटीशन की बात करें, ये आपके मार्केटिंग एक्टिविटी को कई सारे एंगल से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, एक तो डायरेक्टली जो प्राइसिंग है वो आपके प्रोडक्ट के सेलिंग को इम्पैक्ट करता है कि जो कंपटीटर है आपका, वो जो आपका गुड्स है किस तरीके से उसने प्राइसिंग कर रखी है, उसका जो क्वालिटी है, बेनिफिट है, उसके अंदर क्या है, और क्या उसी क्वालिटी और बेनिफिट को अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपकी प्राइसिंग क्या है। यानी प्राइस वेरिएशन आप देख रहे हैं सेम गुड्स का या फिर सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स का। ठीक है, तो प्राइसिंग पे कंपटीटर का इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसके वजह से जो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपटीटर के वजह से इम्पैक्ट होगा। कंपटीटर का जो अवेयरनेस क्रिएट करने का तरीका है, कस्टमर को कैसे वो मोटिवेट कर रहा है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी उनकी जो मार्केटिंग एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ऑफर्स, डिस्काउंट, ये सारी चीजें भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। फिर आपको भी जो मार्केटिंग की एक्टिविटी है उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। बिग बिलियन डे सब लोग जानते हो, अमेजन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, ये बताओ कि ये जितने भी आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, सेम डे पे ही क्यों ये बिग बिलियन डे या फिर जो आपका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है लॉन्च करते हैं? चाहे होली पे ऑफर हो या फिर दिवाली पे ऑफर हो, दशहरा पे हो। तो हम स्पेसिफिकली अगर बात करें कि बिग बिलियन डे साल में एक बार आता है
और इसके बाद जो आपका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, जनरली ये भी आपका साल में एक बार आता है। तो अलग अलग ओकेजन पे ये, चाहे अमेजन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, ये आपका जो सेलिंग का तरीका है वो रन करते हैं। तो अब ये बताओ कि सेम डे पे ही क्यों किया जाता है? ऐसा तो नहीं है कि अमेजन किसी दिन और कर रहा है और फ्लिपकार्ट किसी और दिन पे कर रहा है, नहीं, सेम डे पे ही जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं या फिर राइवलरीज हैं वो करते हैं। ठीक है, इसका आंसर तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, चलो, तो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कंपटीटर्स की जो इनोवेशन है या फिर कंपटीशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहा है, उसके वजह से आपके फिर फर्म की मार्केटिंग एक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट आता है। यानी कंपटीटर अगर आपसे अच्छा कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, तो फिर आपको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका जो कंपटीटर है वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज आप फिर पीछे हो जाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल तो तुम लोग हम लोग के जो सामने है खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो कि कैसे हमारे आने की वजह से हलचल हुई और मार्केट में किसने क्या इम्प्रूवमेंट लेके आया। तो उनको कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी से थ्रेट महसूस हुआ और इसके वजह से उन्होंने अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी को क्या किया, इम्प्रूव किया, चेंज किया। तो कंपटीटर के आने की वजह से ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो कंपटीटर्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन्फ्लुएंस करता है फर्म के मार्केटिंग डिसीजन को, इसलिए आपको अपडेट रहना पड़ता है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अभी हम टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी, माइक्रो में भी डिस्कस करेंगे कि पहले नोकिया का मोबाइल आता था, अब कहाँ है नोकिया का मोबाइल? मार्केट से बाहर है। क्यों? कंपटीटर आए, स्मार्टफोन लेके आए, टच स्क्रीन वाले फोन लेके आए, तो जो कस्टमर बेस है पूरा स्विच कर गया क्या, स्मार्टफोन पे। ठीक है, टच स्क्रीन वाले फोन पे चला गया। तो एक एग्जांपल आपका नोकिया का हमने ले लिया। इसके अलावा कंपटीटर की जो प्राइसिंग डिसीजन है वो भी फर्म के प्राइसिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। अब इसके लिए भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मदर डेयरी का नाम सुना है तुम लोग का, और अमूल मिल्क का नाम सुना है। अगर मदर डेयरी अपने मिल्क का जो प्रोडक्ट की हम बात करें, जो पैकेट है उसको अगर 1 रुपये से भी रिड्यूस कर दिया तो फिर अमूल को भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा होता है, कंपटीटर ऐसा करते हैं। 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो अगर मदर डेयरी 1 रुपया कम कर दे तो अमूल को भी 1 रुपया कम करना पड़ जाएगा, या फिर अमूल कर दे तो फिर मदर डेयरी को। बाकी और भी आपके जो कंपटीटर्स हैं वो भी ऐसे ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और जो मैसेज है, जिस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट करते हो या फिर कस्टमर को अवेयर करते हो या फिर इन्फ्लुएंस करते हो, जागरूक करते हो कि हमारा प्रोडक्ट कंपटीटर के प्रोडक्ट से क्या है, बेहतर है, बेस्ट है। तो ये आपका जो तरीका है ना अवेयरनेस क्रिएट करने का, या फिर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपटीटर की प्रोडक्ट से बेहतर दिखाने का, ये भी इन्फ्लुएंस करता है आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। अब ये कैसे करता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अमूल और ब्रिटानिया का। ठीक है, तो अमूल का बटर कुकीज आता है, देखे हो तुम लोग, और ब्रिटानिया का भी बटर कुकी आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दोनों में बड़ा एक अच्छा सा कंपटीशन चल गया एडवर्टीजमेंट को लेके। और एडवर्टीजमेंट में अमूल ने सबसे पहले क्या किया कि इसने बताया कि जो मेरा बिस्किट है उसमें 25% बटर का कंटेंट है, और बाकी जो हमारे कंपटीटर्स हैं उसमें 0.3% से लेके 3% ही बटर होता है इन रियलिटी, और बाकी क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। तो हमने क्या कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा बटर कुकी है तो इसमें जो प्रोपोर्शन है बटर का वो कंपटीटर के प्रोडक्ट से ज्यादा है।
तो इन रियलिटी हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा बटर कुकी एक्चुअल में बटर कुकी है, और बाकी क्या जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, उतना क्वालिटी का नहीं है, केवल नाम का बटर कुकी है लेकिन बटर उसमें है नहीं। तो इसमें अब डायरेक्टली ये चीजें नहीं कहते हैं कि ये ब्रिटानिया वाले ने इतना कंटेंट रखा है या फिर प्रिया गोल्ड का ये है, नहीं। बेसिकली हम अपने को बेहतर दिखा रहे हैं और दूसरे हम अदर्स कर देते हैं कि अदर्स का प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट में देखो, एक तरफ आपका लेफ्ट साइड में अदर्स बटर कुकीज लिखा है और उसमें आपका जो कंटेंट रखा हुआ है 0.3% से 3% बटर का कंटेंट होगा और 20 से 22% आपका क्या है, वेजिटेबल ऑयल। वहीं पे अमूल की अगर बटर कुकीज की बात करें तो उसमें कितना है, अमूल बटर आपका 25% है। तो हमने दिखा दिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है कंपटीटर के प्रोडक्ट से बेहतर है, तो आप हमारे प्रोडक्ट को प्रीफर करिए। अब यहाँ पे जो पिक्चर है कहीं ना कहीं इस तरीके से हाईलाइट किया गया कि वो एक तरीके से समझ में आ जाए कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टारगेटिंग आपके अमूल के द्वारा ब्रिटानिया पे थी। ठीक है, तो अब इसके बाद इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटानिया ने क्या किया कि एक अपना एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया और उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि जो ब्रिटानिया का बटर कुकी आता है ना, बिस्किट, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका अगर ठीक से गोला नहीं बना कोई बात नहीं, ये जो शेप है बिस्किट का ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इन्होंने हाईलाइट किया फुल ऑफ स्माइल, ब्रिटानिया ने। ठीक है, और जो बाकी कंपटीटर के प्रोडक्ट हैं वो प्लेन आते हैं या फिर सिंपल ऐसे आते हैं, इस पे कोई स्माइली जैसा शेप नहीं बना होता है। मे भी बाद में अगर किसी प्रोडक्ट में दिख जाए या फिर चेंज किया होगा तो अलग बात है। तो मतलब ये हम प्लेन दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो ब्रिटानिया है इन्होंने दिखा दिया कि स्माइली है, तो फुल ऑफ स्माइल। हमारा जो बटर है क्या है, फुल ऑफ स्माइल है। अच्छा, इसके बाद कंपटीटर वाले प्रोडक्ट में इन्होंने अब कंपैरिजन क्या दिखाया कि ठीक है, हो सकता है या फिर आप जो कह रहे हैं सही है, आपके प्रोडक्ट में 25% बटर है लेकिन एट द सेम टाइम उसमें 7 टाइम्स कोलेस्ट्रॉल है। हमारे प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है लेकिन आपने 25% जो बटर रखा है अपने बिस्किट में उसके वजह से क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और हमारे बिस्किट के कंपैरिजन में 7 टाइम ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, हेल्दी नहीं है। ठीक है, हाँ, स्लोगन भी बड़ा अच्छा सा लिखा है और जो जो डायरेक्टली हिट करता है उनके मार्केटिंग एफर्ट्स को, उनका जो मार्केटिंग प्रोपोजिशन है उसको डायरेक्टली हिट करता है। तो इनका प्रोपोजिशन क्या था, जो बटर कुकी अमूल का था कि हमारे में बटर का कंटेंट ज्यादा है 25%। तो अब ये क्या कहते हैं कि टू मच बटर मे नॉट ऑलवेज बी बेटर। ठीक है, कि बहुत ज्यादा बटर होना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नहले पे दहला। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से, हाँ, पहाड़ से। ठीक है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ये तो बस अभी बटर के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। खास तौर से पेप्सी और कोका कोला का जो एडवर्टाइजमेंट चलता है ना, उसमें और भी इसी तरीके से धुरंधर परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, कि मैं बेहतर कि हाँ तू बेहतर, वो तो एक अलग केस हो गया। ठीक है, हम सब भी दिखाता है कि थ्रिलिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलो और भी केसेस हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपटीटर से अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए कैसे एक फर्म या फिर कंपनी अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है या फिर उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ में आया, हम बात कर रहे थे किसके, कंपटीटर्स की। तो कंपटीटर में हमने बताया कि कंपटीटर की इनोवेशन हो या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो
उसके वजह से फर्म के मार्केटिंग डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी अगर वो अपडेट हो रहे हैं तो आपको भी अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, हर टाइम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, नया चाहिए, बेहतर चाहिए। तो इसके बाद दूसरा हमने एलिमेंट डिस्कस किया कि जो प्राइसिंग डिसीजन है कंपटीटर्स का, वो भी फर्म के प्राइसिंग स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करेगी। इसमें हमने अमूल और मदर डेयरी का एग्जांपल लिया, ठीक है। और तीसरा हमने कहा कि अगर कंपटीटर्स के मार्केटिंग या फिर जो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, उनको अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए कैसे हम उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है, डिजायर कैसे डेवलप किया जाए कस्टमर के माइंड में। तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एडवर्टीजमेंट है, वो भी आपका क्या कर रहा है, आपके फर्म के प्रोडक्ट के जो आपका प्रमोशन वाली डिसीजन है उस पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो इसमें हमने अमूल और ब्रिटानिया का बटर कुकी का एग्जांपल ले लिया। चलो अब लास्ट में आ जाओ, पब्लिक्स, ठीक है। तो पब्लिक जनरली हम जो वर्ड है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ग्रुप या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक ओपिनियन बिल्ड करता है, ठीक है। चाहे वो ओपिनियन पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, दोनों तरीके से आपका जो प्रोडक्ट की सेलिंग है या फिर जो प्रोडक्ट के बारे में उनका परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके वजह से निगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटिमेंट बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट के वजह से उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है या फिर उनको नुकसान क्या हो गया। तो उसके तरीके से आपका ये पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। अब यहाँ पे पब्लिक में ध्यान दो क्या क्या है, आपके गवर्नमेंट बॉडीज इंक्लूड होते हैं, आपके रेगुलेटरी एजेंसी है, टैक्स अथॉरिटी है, आपके जो कंज्यूमर एसोसिएशन है, कंज्यूमर ग्रुप है वो है, मीडिया इसमें भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मीडिया भी आपका इन्वॉल्व होती है पब्लिसिटी के लिए। अब यहाँ पे आज के टाइम पे देखो, सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, दुनिया भर के आपके पास सोशल मीडिया के ऑप्शन हैं। तो अगर कहीं पे भी कुछ होता है सही या फिर गलत किसी भी फर्म के एक्टिविटी से, तो वो तुरंत हाईलाइट हो जाता है, तुरंत आपका वो ट्रेंड करने लगता है आज के टाइम पे, ठीक है। हर जगह वो चीजें ट्रेंड करने लगती है, सबको पता चल जाता है। तो आज के टाइम पे कोई भी चीज छुपने वाला नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक सेंटिमेंट और ओपिनियन आपके मार्केटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसके वजह से आपको अपनी जो मार्केटिंग एक्टिविटी है या स्ट्रेटजी है क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी या फिर एडॉप्ट करनी पड़ेगी उसकी वजह से। जैसे तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ इंडियन रेलवे का। कई बार अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें और वहां पे जो उनको फूड पैकेट प्रोवाइड किया जाता है, गलती से भी अगर फूड पैकेट में अगर कुछ प्रॉब्लम दिख गया, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, तुरंत एक रील या शॉर्ट बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए। तो अब इसके वजह से जो इंडियन रेलवे है फिर उनको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। अब चाहे खाने में क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आई कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर अगर क्वालिटी अच्छी है, दोनों तरह के लोग हैं। अगर उनको एक्सपेक्टेशन से अच्छा मिल जाता है, वाह दे आर वेरी लैड, मतलब हमने तो भाई वंदे भारत ट्रेन में एक सफर किया और मजेदार रहा, ठीक है। तो फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट कि चलो भाई हम भी वंदे भारत ट्रेन में घूम के आएंगे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, फीडबैक आ रहा है। और कहीं से भी थोड़ा सा भी बैड इंप्रेशन किसी भी एंगल से मिल गया, ठीक है, तो अब उसके वजह से क्या होगा, लोगों का निगेटिव सेंटिमेंट बन जाएगा, कह रहे सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें चल रही है, तो फिर ये फेवरेबल नहीं है, या फिर खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कई सारे अलग अलग पैरामीटर पे इंडियन रेलवे को कई बार पब्लिक का जो बैकलेस है या फिर जो उनका निगेटिव सेंटिमेंट है उसको झेलना पड़ता है, और पॉजिटिव चीजें भी जब कोई शेयर करता है तो उसके लिए भी इंडियन रेलवे रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी में भी फर्म के हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं। अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट की जो प्रमोशन के लिए कंपनियां क्या करती हैं,
ब्रांड एम्बेसडर हायर करती हैं किसी न किसी एक्टर को या फिर सेलिब्रिटी को। अगर किसी वजह से उस सेलिब्रिटी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके वजह से पब्लिक उसके अगेंस्ट हो गई, ठीक है, कि ये एक्टर ऐसे कैसे बोल सकता है, तो अगर पब्लिक का सेंटिमेंट उस एक्टर या सेलिब्रिटी की वजह से सेंटिमेंट अगर हर्ट हो गया, तो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विस है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वही एक्टर या सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो इसके वजह से जो आपका ओवरऑल कंपनी की रेपुटेशन है, ठीक है, ब्रांड इमेज है, वो आपका धूमिल होगा। तो इस वजह से क्या होता है, फिर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी कैंसिल कर देती है, उनको फिर ब्रांड एम्बेसडर से हटा देती है, फिर उनको प्रमोशन के लिए नहीं बुलाती है। तो इसमें एक एग्जांपल भी है आमिर खान का, ठीक है, स्नैपडील का ये ब्रांड प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे कुछ इनका कमेंट आया और जिसके वजह से जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो निगेटिव हुआ। तो स्नैपडील ने क्या किया, इनको अपने कंपनी से जो ब्रांड प्रमोशन के लिए एज ए सेलिब्रिटी या फिर ब्रांड एम्बेसडर हायर किया था, इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो पब्लिक परसेप्शन फ्रॉम जो फर्म की ब्रांड इमेज है या फिर रेपुटेशन है वो इम्पैक्ट करती है, ठीक है, पब्लिक का परसेप्शन। तो इसलिए पब्लिक का परसेप्शन पे आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ये भी एक फैक्टर के रूप में है। और कौन सा है, ये माइक्रो वाले फैक्टर में है। अब माइक्रो फैक्टर हम क्यों कह रहे हैं, कल ही मैंने बताया था कि ये क्योंकि कंट्रोलेबल होते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको माइक्रो में रखा है, यानी बड़े स्केल पे हम इसको नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन ये आपका एक मेजर फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, फेयर एंड लवली, सब लोग जानते हो। फेयर एंड लवली का जो एड है ये तो काफी टाइम से चला आ रहा है, ये तो नया नहीं है। हालांकि आज के टाइम पे उसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्या है ना, ग्लो एंड लवली। तो हुआ क्या था उस टाइम पे, किसी को चुल मची होगी, ठीक है, तो किसी ने बोल दिया कि अरे ये तो फेयर कॉम्प्लेक्शन पे ये तो रेसिज्म कर रहे हैं, यानी जो फेयर कॉम्प्लेक्स है जिसका स्किन, वो उनको बेहतर दिखाया जा रहा है। और किस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो कई सारे अलग अलग स्टोरी के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि देखो पहले ये कैसा था या फिर कैसी थी, और मतलब जनरली फेयर एंड लवली तो लड़कियों के लिए है, तो कैसी थी, तो पहले डार्क स्किन था, फेयर एंड लवली यूज किया और इसके बाद स्किन फेयर हो गया और इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा उसको जॉब मिल गई, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब आपने क्या किया कि फेयर कॉम्प्लेक्शन इज बेटर देन जो आपका अदर जो स्किन टोन है। तो अब यहाँ पे हमने देखा जब पब्लिक का बैकलेस हुआ तो इन्होंने इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि छवि तो इनकी खराब हुई, तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने दो चीजें किया। एक तो नाम चेंज किया कि फेयर एंड लवली इज नाउ ग्लो एंड लवली, तो पब्लिक का सेंटिमेंट ठीक है, चलो असर है। दूसरा, फेयर एंड लवली ये फाउंडेशन का स्टेब्लिशमेंट किए, ठीक है, फेयर एंड लवली फाउंडेशन, जहां पे गर्ल्स को उनके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर करियर गाइडेंस के लिए स्कॉलरशिप उनको दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये फेयर एंड लवली फाउंडेशन इन्होंने स्टेब्लिश किया और इसके माध्यम से स्कॉलरशिप दिया जाने लगा गर्ल्स को, ताकि उनको हेल्प किया जाए कि उनकी एक खुद की आइडेंटिटी बिल्ड की जाए, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए बिफोर गेटिंग मैरिड, है ना, शादी से पहले उनको थोड़ा सा बढ़िया कर दिया जाए, ठीक है, तो करियर ऑप्शन उनके मिल जाए। और बाकी तो कहानी उनकी थी कि किस तरीके से पहले फेयर कॉम्प्लेक्शन को लेके एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते थे। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मैक्रो कवर करेंगे।
अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है। 43 मिनट्स हो गए, पता नहीं चलता है ना।